आपकी एमबीबीएस और एमएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट अ फ्यूचर इंजीनियर टर्न्ड इनटू एन एक्सीडेंटल सर्जन। तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली राजस्थान में रहना है तो मुझे लगता है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज उसका एक्सपीरियंस होना आपको बहुत जरूरी है। मैंने कोविड टाइम में वहाँ काम किया है, जो कि जिस टाइम पे केवल एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे सर्जरीज हो रही थी। हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव भी हुआ उसके कारण। कोविड टाइम पे भी मैंने 200-300 सर्जरीज हमने करी थी उस टाइम। पाइल्स, फिशर्स, फिस्ट्यूला, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, यूजुअली जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हिचकते हैं बताने से कि बताएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। तो एज अ सर्जन आप क्या उन पेशेंट्स के लिए चीज बताना चाहेंगे जो पेशेंट्स को अवेयर करे इस रिगार्डिंग? यूजुअली पेशेंट्स जो है वो कंसल्टेशन के लिए तो आते हैं, बट सर्जरी कराने के टाइम पर वो भग जाते हैं। मतलब कंसल्ट किया, सर्जरी में डिले कर दिया और फिर वो डर गए और वो बैठ गए। इस गलती की लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? एक पेशेंट थे, को गॉल स्टोन्स थे। मैंने उनको कहा कि आप सर्जरी करा लीजिए, लेकिन वो पेशेंट बोले कि नहीं, मेरे घर में शादी है, मुझे जाना है। वो पेशेंट मेरे पास में 4 मंथ्स बाद में आए और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पेशेंट की जब हम इन्वेस्टिगेशन कराए तो उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर कैंसर हो चुका था एंड ही डाइड आफ्टर 2 मंथ्स। कौन सा ऑपरेशन बेस्ट होता है? ओपन सर्जरीज बेस्ट होती हैं या लैप्रोस्कोपी? और पेशेंट के लिए क्या सबसे बेस्ट है? अपनी सर्जरी करते तो पर्सनली व्हाट विल यू प्रेफर, कंप्लीट साइलेंस और म्यूजिक एंड ओटी? ऑलवेज म्यूजिक। म्यूजिक के साथ में जो सर्जन्स का जो स्ट्रेस होता है वो बहुत लाइट हो जाता है। एक कोई ऐसा सिम्टम जो पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? पेन एब्डोमेन है पेशेंट को और कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे उसी टाइम एक अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, द्रासविचे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रवीना आहूजा एंड आपका स्वागत है द हॉट सीट शो में। ये शो हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हम हेल्थ केयर और प्रोफेशनल लाइफ के रियल, ऑनेस्ट और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस आप तक लाना चाहते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट्स हु ओनली प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे डॉक्टर के साथ कर रहे हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने पेशेंट केयर को भी हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू वेलकम डॉक्टर नितेश सोनी, who has done MBBS, MS, FMAS. He is a consultant general surgeon, laparoscopic surgeon and proctologist. डॉक्टर नितेश पिछले 8 साल से एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज वास्ट एंड इनक्रेडिबल सर्जिकल एक्सपीरियंस। डॉक्टर नितेश अपनी मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल अप्रोच, एथिकल प्रैक्टिस एंड पेशेंट फ्रेंडली काउंसलिंग के लिए काफी वेल नोन है। आज हम सिर्फ सर्जरी की बात नहीं करेंगे, आज हम मिथ्स, फियर्स, रिकवरी और ट्रस्ट के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू द हॉट सीट शो डॉक्टर नितेश सोनी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी एमबीबीएस और एमएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट अ फ्यूचर इंजीनियर टर्न्ड इनटू एन एक्सीडेंटल सर्जन। तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली एक टाइम पीरियड आता है सब स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर, जब वो 10th क्लास से जब उसको एक अपने जर्नी को शुरू करना होता है, अपनी कैरियर जर्नी को शुरू करना होता है। मेरे साथ भी था कि पहले से अपने दिमाग में ये था कि मुझे इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि हाँ बच्चों को ये करना है, वो करना है। मेरे साथ ये था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बनानी है। लेकिन मेरे फादर के दिमाग में कुछ और था। एक्चुअली उनको डॉक्टर बनना था, वो फाइनेंशियल के कारण बन नहीं पाए, बट उन्होंने बोला कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि नहीं बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। मैं इंजीनियर के लिए मैंने मैथमेटिक्स ली, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आपको बायो के अंदर जाना पड़ेगा। तो या उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर बना, या लेकिन अच्छी बात है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं डॉक्टर बना और मुझे ये चीज़ें सब करने को मिल रही है। फिर मैंने 10th के बाद में जब मैंने बायो को परस्यू किया, फिर मेहनत, किस्मत, सब चीज़ें अच्छी थी कि मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ और आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर उसके बाद में एमबीबीएस की जर्नी शुरू हुई। 5.5 साल मैंने महाराष्ट्र में रह के बहुत एंजॉय किया। उसके बाद में फिर मैंने राजस्थान में मैंने एमएस जनरल सर्जरी ब्रांच मैंने चूज़ की और मैंने अजमेर में एडमिशन लिया। और उसके बाद में मैं एज ए फैकल्टी मैंने एसएमएस, जो अपना सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, जो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मैंने एज ए फैकल्टी मैंने 3.5 साल काम किया है। उसके बाद में मैंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है 2 साल। और नाउ आई एम ए विजिटिंग कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट इन जेएनयू मेडिकल कॉलेज, जयपुर। ओके, ग्रेट सर। लिटरली आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है एंड वी कैन सी दैट। थैंक यू। सो मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया, एमएस आपने कहाँ से परस्यू किया और फेलोशिप्स आपने कहाँ से की? एमबीबीएस मैंने जीएमसी यवतमाल से किया है। वहाँ उस टाइम पे ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम हुआ करता था, उसके थ्रू मैंने वहाँ एडमिशन लिया और मैंने 5.5 साल वहाँ एमबीबीएस में निकाला है। महाराष्ट्र में रहा हूँ, मराठी सीखी है और बहुत अच्छा टाइम वहाँ निकला मेरा।
उसके बाद में मैंने फिर जयपुर में आने के बाद में पीजी की प्रिपरेशन करी और फिर आई गॉट थ्रू एडमिशन इन जेएलएन अजमेर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। वहाँ से मैंने एमएस किया है। उसके बाद में मैंने अपनी फेलोशिप जो कि मिनिमल असिस्ट सर्जरी में करी है वो मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से करी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही मतलब वैरायटी ऑफ प्लेसेस आपने विजिट करा है ड्यूरिंग योर मेडिकल जर्नी, राइट? एक्चुअली राजस्थान में रहना है तो मुझे लगता है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस होना आपको बहुत जरूरी है। मैंने कोविड टाइम में वहाँ काम किया है, जो कि जिस टाइम पे केवल एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे सर्जरीज हो रही थी, और आई वॉज वेरी लकी कि मेरी यूनिट के अंदर मुझे कोविड पेशेंट्स पे सर्जरी करने को मिला। हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव भी हुआ उसके कारण। कोविड टाइम पे भी मैंने शायद 200-300 सर्जरीज हमने करी थी उस टाइम विद इन 6 months ऑफ स्पैन। दैट वाज अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हमारे लिए। डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आपके एमबीबीएस के टाइम पे क्या रैगिंग हुआ करती थी, और अगर हुआ करती थी तो आपका कोई ऐसा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है रैगिंग का जो आप बताएंगे अपने ऑडियंस को? हमारे टाइम पे रैगिंग बहुत थी, रैगिंग कल्चर था। अब वो कल्चर नहीं है, बट या मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, कि जब हमारे टाइम पे रैगिंग होती थी उसका एक फन एलिमेंट था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जो एक सीनियर और जूनियर का जो इंटरेक्शन था वो हमारा बढ़ा, क्योंकि एक 12th पास लड़का होता है, वो बहुत इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है लाइफ के बारे में, और वो कॉलेज गया है, नई जगह गया है। वहाँ जाने के बाद में उसको अपने सीनियर्स मिले हैं, उन्होंने उनको ऐसी रैगिंग के अंदर भी हमें बहुत चीजें सिखा दी जो हमें अभी तक याद आती है। ओके। सीनियर जूनियर का जो इंटरेक्शन है वो हमारा अभी भी है, हम अभी भी उनको बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कुछ ऐसा अपना कोई ऐसी चीज बोलना चाहेंगे जो आज मिसिंग है, और एक ऐसे कोई सीनियर हो आपके जिनको आज भी आप याद करके बहुत ही ज्यादा आपकी मेमोरीज में है, वो गुड मेमोरीज में? एक इंसिडेंस में बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों को फन एलिमेंट में हमें क्या कराते थे, हमें क्या करते थे कि हमारी जो सीनियर्स थी हुई उनको जाके बोलते थे कि जा बेटा मेरा नाम ले और मुझे मेरे नाम से प्रपोज कर दे। तो वो चीजें ऐसी होती थी कि हम लोगों को बहुत चीजें इंजॉय की हम लोगों ने। और सीनियर्स के बारे में बताऊं तो मेरे एक सीनियर हैं, वो करंटली वो झुंझुनू मेडिकल कॉलेज के अंदर ही इज ए कंसल्टेंट। उनका नाम है दिलीप सिंह निर्वाण। वो अभी भी मेरे मेंटर, मेरे बड़े ब्रदर की तरह हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। आई यूज्ड टू टॉक टू हिम और वो मुझे एडवाइस देते हैं। आज भी आप कनेक्टेड हैं उनसे? या वो फायदा है, वो रैगिंग का फायदा है। ही रैग्ड मी, लेकिन वो एक उसके बाद से जो बॉन्डिंग बनी है हमारी, तो वो बहुत अच्छी बनी है। वो अभी भी, या दैट इज डिफरेंट ना। आज अभी के बच्चों में कम है ये चीज। हाँ, मुझे लगता है शायद ये मिसिंग है, थोड़ा सा होना चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि पीजी में एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप फिजिशियन भी बन सकते हैं, आप सर्जन भी बन सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। आपने पर्टिकुलरली जनरल सर्जरी क्यों ऑप्ट किया, मैं जानना चाहूंगी। कि आपको थ्रिल मिल रहा था या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मन में ख्याल था? मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं तो उस टाइम उसके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो जाती है कि उसे क्या पसंद है। True. मेरे इंटर्नशिप के टाइम पे, मैंने महाराष्ट्र से जब मैंने एमबीबीएस किया तो उस टाइम पे इंटर्नशिप वाज वेरी गुड। तो उस टाइम पे मुझे जब 2 महीने की मुझे जब सर्जरी की पोस्टिंग्स मिली, तो मुझे एक्चुअली माइंड क्लियर हो गया मेरा कि हाँ, कि मुझे इसी ब्रांच में जाना है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो मुझे किक मिला सर्जरी देख के, जो थ्रिल मुझे फील हुआ, वहाँ हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे बॉसेस थे, हमारे जो एचओडीज थे, उनका ऑरा, सर्जन्स ऑरा लाइक, और ओटी का एनवायरनमेंट, पेशेंट जब आ रहा है आपके पास में, वो बिल्कुल बीमार है और सेकंड डे ही इज इन ऑन हिज लेग्स, तो दैट इज गिव मी द किक। और फिर जब मेरे पास में ऑप्शन आया, मुझे लगा कि हाँ, कि मुझे मिल सकती है सर्जरी, तो मैंने नो डाउटली मैंने सर्जरी परस्यू की। ये मेरा पैशन है और हमेशा रहेगा। ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज सर कि पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर्स या फिर सर्जन सिर्फ ओटी में मिलते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी पर्सनली कि आपका एज अ सर्जन एक डे कैसा निकलता है और क्या क्या आपका स्केड्यूल रहता है? हाँ, क्योंकि सर्जन्स को ओटी पसंद है ऑब्वियसली, तो मुझे भी बहुत पसंद है। सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। मेरा हॉस्पिटल मुरली प्रेस स्कीम में है, प्रेमलता हॉस्पिटल नाम से है। मेरा खुद का ओन सेटअप है वो। तो मैं मॉर्निंग में, मेरी शुरुआत ही होती है थोड़े बहुत मैं वर्कआउट करके, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होता है क्योंकि पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट भी लेट ना हूँ, और वहाँ पहुंचना, मैं एम वेरी पंक्चुअल एक्चुअली।
तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद में फिर ओपीडीज होती हैं, मॉर्निंग से लेके दिन तक हम लोग ओपीडी करते हैं। ओपीडी में जितने पेशेंट्स आते हैं फिर हम लोग इलेक्टिव ओटीज जो होते हैं प्लान, हम इवनिंग में वो इलेक्टिव ओटीज करते हैं। ओके। और फिर ओटी के बाद में फिर इवनिंग टाइम में फिर थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम देना, वो सब चीज़ें चलती है। थोड़ा सा बोरिंग हो गया तो मतलब आप ऐसे इस लाइफस्टाइल से थोड़ा सा फेडअप नहीं होते? एक्चुअली सर्जरी मेरा पैशन है, ओके। काम मेरा पैशन है, मेरा प्यार है, तो मुझे लगता है कि आप कभी पैशन के साथ में बोर नहीं हो सकते। ओके। आई लव सर्जरीज, आई लव डूइंग सर्जरीज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स पीजी में एंटर होने वाले हैं उनके लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको कोई ब्रांच से आपको किक मिल रहा है तो वहां पे आप बोर नहीं होने वाले, एग्जॉस्ट नहीं होने वाले फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है कि पीजी में जो स्टूडेंट्स सर्जरी ब्रांच लेते हैं एक्चुअली वो सर्जरी के लिए ही बने हों तभी अच्छा है। ओके। क्योंकि अगर आपके पास में सर्जन्स की तरह आपके पास में उसके लिए पैशन नहीं है, आपको सर्जरी को देख के या उसको करने का किक नहीं मिलता है, तो आप सर्जरी के लिए नहीं बने। ओके। तो यू शुड हैव सम पैशन फॉर सर्जरी, तभी आप सर्जरी में परस्यू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, ग्रेट। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, हमने ब्रांच की बात कर ली, हमने आपके बारे में बात कर ली, अब हम करते हैं मुद्दे की बात। सो जो पेशेंट्स हैं आपके पास आते हैं, सबसे पहले सर्जरी के लिए अगर आप उनको बताते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उनका वो किस रिगार्डिंग होता है? योर ऑप्शंस आर पेन, सेकेंड एनेस्थीसिया, थर्ड रिकवरी, फोर्थ एक्सपेंसेस। तो आपके हिसाब से क्या सबसे मेजॉरिटी आपने सुना है पेशेंट से? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फियर होता है पेशेंट का वो पेन को लेके होता है। उसे लगता है कि मैं सर्जरी करा लूँगा, सर्जरी के टाइम पे जो पेन होगा वो कितना होगा, सर्जरी के बाद में वो बेरेबल होगा या नहीं होगा, उसके बाद में मैं रिकवर कितने टाइम बाद हो जाऊँगा। Okay. उसे अगर पेन के बारे में अगर सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो एनेस्थीसिया, रिकवरी और एक्सपेंसेस के बारे में नहीं सोचेगा। तो मेरे पास में कुछ पेशेंट्स आते हैं ऐसे ही कि सर हमें कितना पेन होगा, क्या होगा, वो 10-10, 15-15 साल तक वो बीमारी को लेके बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो मेरे पास में आके सर्जरी करा के चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मैं इतने टाइम से केवल पेन के डर से मैं सर्जरी को नहीं करवा पा रहा था, मैं अपनी लाइफस्टाइल मेरी खराब हो गई, 10 साल 15 साल में परेशान रह लिया, लेकिन जब मैंने सर्जरी कराई तो मुझे पता ही नहीं चला। आज का जो मॉडर्न साइंस है उसमें एनेस्थीसिया इज सो सेफ एंड सो पावरफुल कि पेशेंट की सर्जरी बिल्कुल पेनलेस होती है। तो पेशेंट को रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट अच्छे से अपना काम बहुत जल्दी परस्यू कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि pain is most fear for patient. Okay. Yeah. So my next question for you is doctor कि आप तो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, बट मेरे पास कभी कभी डीएम्स में कुछ लोग कंप्लेंट्स शेयर करते हैं कि हमें पाइल्स है या फिर फिस्ट्यूला है, इस तरह के इश्यूज। तो पाइल्स, फिशर्स, फिस्ट्यूला, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है यूजुअली जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हिचकते हैं बताने से, और टैबू है एक बहुत बड़ा सोसाइटी में कि बताएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, तो लोग इस रिगार्डिंग बात नहीं करते और वो प्रॉब्लम को सहते रहते हैं। तो एज अ सर्जन आप क्या उन पेशेंट्स के लिए चीज बताना चाहेंगे जो पेशेंट्स को अवेयर करे इस रिगार्डिंग? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाइल्स, फिस्टुला और फिशर ये तीनों बीमारियां अलग अलग हैं और इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। पाइल्स मस्से बोले जाते हैं, फिशर बगंदर होता है और फिस्टुला नासूर होता है। ये तीनों बीमारियां अलग अलग है और तीनों बीमारियों का इलाज अलग अलग है। और ये तीनों बीमारियां इतनी कॉमन है, हर घर में आपको कोई ना कोई पेशेंट इसका मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी को लेके टैबू इतना है, लोग इतना शर्माते हैं, वो पेशेंट डॉक्टर्स के पास में सालों तक नहीं आ पाते। तो मुझे केवल इतना सा कहना है कि ये बीमारियां इतनी कॉमन है तो इसका इलाज भी बहुत ईजी है। मेरे पास में एक पेशेंट थी जिसकी बेटी खुद डॉक्टर है। वो पेशेंट पिछले 16 साल 17 साल से आफ्टर डिलीवरी उसको रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो गया था और वो उस बीमारी को अपने पास दबा के बैठी थी कि लोग क्या सोचेंगे। बट फाइनली उसकी जो बेटी थी उसका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। उसके बाद में उसने अपनी मदर को जबरदस्ती मेरे पास में लेके आई और अब नाउ शी इज सो टोटली ओके। वो बिल्कुल ठीक है और शी सेड कि डॉक्टर मैं शायद अगर 15 साल पहले आपके पास आ जाती तो मैं अभी इतना ह्यूमिलेट नहीं होती। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि यूजुअली पेशेंट्स जो हैं वो कंसल्टेशन के लिए तो आते हैं बट सर्जरी कराने के टाइम पर वो भग जाते हैं, मतलब कंसल्ट किया, सर्जरी में डिले कर दिया और फिर वो डर गए और वो बैठ गए। मैं जानना चाहूंगी इस गलती की लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? किसी भी सर्जरी का रिजल्ट
वो उसकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आपने कंसल्टेंट एक डॉक्टर को दिखाया है उस बीमारी के लिए। मेरे पास में कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत सालों तक नहीं दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट था, आज से 7-8 महीने पहले मेरे पास में आए थे, उनको गॉल स्टोन्स थे। मैंने उनको कहा कि आप सर्जरी करा लीजिए, लेकिन वो पेशेंट बोले कि नहीं मेरे घर में शादी है, मुझे जाना है। वो पेशेंट मेरे पास में 4 मंथ्स बाद में आए जॉन्डिस के साथ में, और आप यकीन नहीं मानेंगे उस पेशेंट की जब हम इन्वेस्टिगेशन कराए तो उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर कैंसर हो चुका था एंड ही डाइड आफ्टर 2 मंथ्स। ऐसे एक पेशेंट थी जिनको ब्रेस्ट में फाइब्रोडिनोमा था, 35 ईयर ओल्ड फीमेल थी। उसे मैंने कहा था कि आप इसको निकलवा लीजिए, और लेकिन उस पेशेंट ने भी डिले किया, और जब वो मेरे पास में 8 या 9 महीने बाद में आई तो वो एक्चुअली में वो कैंसर हो चुका था, वो ब्रेस्ट कैंसर था उसे, और उसे अपनी मैस्टेक्टोमी करानी पड़ी। तो सर्जरी के लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ गए होंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो मैं पेशेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आपको सर्जरी के जब भी बीमारी हो आपको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। बिल्कुल, और टाइमली सर्जरी करवाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी बहुत जरूरी है। कंसल्ट करने के बाद में अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी की अगर एडवाइस दी है तो यू शुड गेट ऑपरेट एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत से पेशेंट्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सुनते तो हैं बट इस वर्ड का मतलब नहीं समझते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सा ऑपरेशन बेस्ट होता है, ओपन सर्जरीज बेस्ट होती हैं या लैप्रोस्कोपी, और पेशेंट के लिए क्या सबसे बेस्ट है? डॉक्टर एक्चुअली मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं तो वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आप लेप्रोस्कोपी करेंगे या दूरबीन से, या फिर आप चीरे वाली सर्जरी करेंगे या ओपन सर्जरी करेंगे, या फिर आप लेजर सर्जरी करेंगे। लेजर? या तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी या दूरबीन से सर्जरी, जिसमें हम छोटे छोटे होल्स से जो सर्जरी हमें वास्ट एक बहुत बड़े चीरे के साथ में करनी होती है वो हम बहुत छोटे से चीरे में कर लेते हैं। Okay. चीरे वाला जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हमें पूरा एक चीरा लगा के उस बीमारी को खत्म करना होता है। और लेजर सर्जरी एक थर्ड पॉइंट है। लेजर एक इक्विपमेंट है जिससे हम सर्जरी के अंदर उसको यूज में लेते हैं। Okay. आइदर या तो हम दूरबीन से करें चाहे हम चीरा लगा के करें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेप्रोस्कोपी और इसके लिए समझाना चाहूंगा कि जैसे आप एक कुआं खोदेंगे और एक आप बोरिंग से उसका काम हो जाएगा, तो उतना ही अंतर है जितना एक कुएं और एक बोरिंग के अंदर है। Okay. या लेप्रोस्कोपी सर्जरी या दूरबीन सर्जरी हमेशा बेस्ट है। वो पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी देती है। बहुत छोटे इंसिजन से होने के कारण पेशेंट बहुत जल्दी अपने काम पे जाना शुरू करता है। या पेनलेस भी होती है। That's really nice. So my next question for you is, सर्जरी सुनते ही काफी सारे लोग डर जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, अगर ओटी में चले गए तो बस कुछ ना कुछ बड़ा ही हमारे साथ घटित होने वाला है। तो मैं इस सिचुएशन में आपसे पूछना चाहूंगी एज अ सर्जन, आप उन पेशेंट्स को कैसे काउंसिल करते हैं या किस तरह से आप उन्हें कन्विंस कर पाते हैं कि भाई वो आपके ओपीडी से ओटी तक शिफ्ट हो सके? डॉक्टर, इट इज अ वेरी बिग टास्क कि पेशेंट को कैसे ट्रस्ट में लिया जाए, क्योंकि कोई भी अपनी बॉडी को एक किसी दूसरे इंसान को नहीं देगा कि आप मेरे पे सर्जरी परफॉर्म कर दो, मेरे पे कट लगा दो। पेशेंट ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी बिग टास्क। पेशेंट आते हैं हमारे पास में जब आपकी या तो किसी क्रॉस रेफरेंस से आए या किसी रिलेटिव के थ्रू आए, तो वो थोड़ा सा पहले से ट्रस्ट बना के आता है कि हाँ डॉक्टर अच्छा है। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास में किसी गूगल के थ्रू देख के या फिर डायरेक्ट फर्स्ट टाइम हमारे पास में आता है तो इट इज अ बिग टास्क। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट आता है तो पहले उसकी कामली पेशेंसली हमें उसे सुनना होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। वो पेशेंट डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट डॉक्टर का जो बिहेवियर है, उसकी हम्बलनेस है और उसका स्माइलिंग फेस देख के ही उसको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये डॉक्टर सही है, इस डॉक्टर से मैं सर्जरी करा सकता हूँ। बिल्कुल। तो पेशेंट को सबसे पहले पेशेंसली सुनना, उससे बताना कि सर्जरी में आपको क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ये सर्जरी आपको क्यों नीडफुल है और इस आफ्टर सर्जरी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए हम पेशेंट को ओरली उसको हम लोग इन्फॉर्म करके डॉक्यूमेंट्री कंसेंट भी लेते हैं। कई बार कुछ बड़े केसेस में हमें वीडियो कंसेंट भी लेनी पड़ती है। तो ये सब कुछ पेशेंट और डॉक्टर ट्रस्ट बिल्डिंग है। और ये जो रिलेशनशिप बनती है, आप यकीन मानिएगा, जो एक पेशेंट एक डॉक्टर से सर्जरी करा लेता है और उसकी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रहती है तो वो सच में डॉक्टर को अपना दोस्त, मसीहा या भगवान मानने लगता है। इट इज अ वेरी बिग थिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, पेशेंट अवेयरनेस उसकी ट्रीटमेंट और रिकवरी में कितना रोल प्ले करती है? डॉक्टर, पेशेंट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अवेयरनेस लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उसको
जानने की जरूरत है। आजकल का जमाना इंटरनेट का है, सब लोग गूगल चैट जीपीटी पे पहले ही अपनी बीमारी के बारे में देख के आते हैं कि मुझे क्या बीमारी है। वो मेरे पास में आता है, साहब मुझे कैंसर हो गया है। तो पेशेंट अवेयरनेस एंड एजुकेशन अगर अच्छी है, पेशेंट को बीमारी के बारे में पहले से ही पता है, तो वो हमारे लिए बहुत इजी होता है उसको बताना कि हाँ, कि आपको ये बीमारी है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उसके ट्रीटमेंट के बाद में आप इतनी जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो या पेशेंट एजुकेशन इज वेरी मस्ट, बट ओवर एजुकेशन इज वेरी हार्मफुल, या वेरी डेंजरस। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके 8 साल के सर्जिकल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा चैलेंजिंग केस आपकी लाइफ में आया हो जिसके बारे में आप ब्रीफ करना चाहेंगे, या फिर कोई मल्टीपल केसेस हो जो आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें? एक्चुअली 8 साल नहीं, मैं 11 साल बोलूंगा, क्योंकि 3 साल की रेजिडेंसी में भी मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं रेजिडेंसी में था तो एक मजदूर था जिसके पेट में 1 टन की मशीन घुस गई थी। ओह माय गॉड। तो वो पेशेंट को हमने ऑपरेट किया, उस पेशेंट को हमने विद इन 1 आवर उसको ऑपरेट किया, उसकी जान बचाई। वो पेशेंट अभी भी ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे पास में आता है फॉलोअप के लिए। ही इज वेरी नाइस। अभी भी आ रहा है? बिल्कुल। एक सेकंड पेशेंट था, मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो पेशेंट को पिछले 4 या 5 साल से बेहोशी आ जाती थी। वो खड़ा खड़ा बेहोश हो जाता था, 2-2 घंटे तक उसको होश नहीं आता था। उसको घर पे लोगों को लगा कि भाई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है। उसको बाबा के पास ले गए, ओझाओं के पास लेके गए, लेकिन फाइनली वो किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे पास में आया। आई गॉट थ्रू द स्कैन्स, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको इंसुलिनोमा था, एक प्रकार का पैनक्रियाटिक ट्यूमर था, जिससे उसकी शुगर बहुत डाउन हो जाती है उसका इंसुलिन लेवल बढ़ने के कारण। तो हमने उस पेशेंट को ऑपरेट किया। उस सर्जरी को करे हुए मुझे शायद साल भर हो चुका है। अब पेशेंट साल भर से बिल्कुल ओके है। अभी भी आप फॉलोअप ले रहे हैं? बिल्कुल, फॉलोअप इज मस्ट। पेशेंट, मैंने बताया ना आपको, घर की तरह बन जाता है। बिल्कुल। एक 3rd पेशेंट था, अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ में। लगभग उस बात को 10 मंथ्स हो चुके हैं। वो पेशेंट थी, वो मैं एक बार आईसीयू में राउंड के लिए गया शाम के टाइम पे, तो मुझे एक पेशेंट दिखी, 2 घंटे पहले एडमिट हुई थी। तो मैंने पूछा स्टाफ से कि यार पेशेंट के क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सर इस पेशेंट को एक्चुअली में अननोन पॉइजनिंग है, मतलब ये कोई पॉइजनिंग लेके आई है और बता नहीं रही है और बेहोश है। तो मैंने कहा कि इस पेशेंट की आप मेरे को इन्वेस्टिगेशन दिखाओ। तो मैंने देखा कि उसका हीमोग्लोबिन लो की तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा कि आप अभी के अभी इसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए और इसका स्कैन कराइए, मुझे लग रहा है कि ये रप्चर एक्टोपिक है। आप यकीन मानिएगा कि एक्चुअली में उसको रप्चर एक्टोपिक निकला। हमने उसको आधे घंटे के अंदर ओआर में शिफ्ट कराया और वो सर्जरी 2 या 3 घंटे चली, लेप्रोस्कोपी की थी हम लोगों ने, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है और अभी 1 महीने पहले उसको कंसीव हुआ है। ओह वाओ, ग्रेट। या शी इज सो हैप्पी। वो अभी भी मुझे मिलके गई कि सर मुझे बेबी हुआ है। Yeah, this is the power of right consultation and I guess beauty of surgery. हाँ, it is। अगर हम नहीं करते तो पेशेंट को शायद नहीं बचा पाते। हम टाइमली अगर एक्ट नहीं करते, हम टाइमली उस पेशेंट को नहीं देखते, तो हम नहीं बचा पाते। So my next question for you is, what is the advice you want to give to the future doctors? या तो कोई MBBS परस्यू कर रहा है या फिर कोई PG में सर्जरी लेने का सोच रहा है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जो आपका पैशन है, जो आपकी ईल कहती है कि मुझे जो ब्रांच लेनी है वही लीजिएगा। मुझे लगता है कि जैसे आप 3 इडियट्स का डायलॉग है कि आप सक्सेस के पीछे जाइए, पैसा अपने आप आता है। तो हर ब्रांच अच्छी है, हर ब्रांच में बस आपको पैशन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं इसको काम कर सकता हूँ, तभी आप वो ब्रांच को चूज कीजिए। फॉर मी सर्जरी इज द बेस्ट, और जो भी सर्जरी को लेना चाहते हैं मुझे लगता है कि वो इजीली ले और आगे अपना करियर को और अच्छा करें। So now we are starting rapid fire round. So are you excited, sir? Yeah. सबसे पहला आपके लिए रैपिड फायर है कि एक गुड सर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? ईगल्स आई, लॉयंस हार्ट और लेडीज फिंगर। मतलब? ईगल्स आई मतलब चील की आंखें, यानी छोटे से विजन से आपको ब्रॉड दिखना चाहिए। हाँ. हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमारी आंखें इतनी ज्यादा परफेक्टली विजन वाली होनी चाहिए कि हमें सब कुछ पता लगे क्या नॉर्मल है क्या अबनॉर्मल है। Okay. लॉयंस हार्ट मतलब आपका दिल शेर की तरह मजबूत होना चाहिए कि जब आप सर्जरी कर रहे हैं और आपके पास में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आ गया, कोई ड्रीडेड आपको चीज आ गई सामने, तो आपका हार्ट इतना करेजियस होना चाहिए कि आप उसे डील कर सकें। Okay. और थर्ड लेडीज फिंगर, ऑब्वियसली लेडीज फिंगर मीन्स आपके रिफ्लेक्सेस, आपके जो वर्क है बहुत आपको माइन्यूटली करना आना चाहिए, बहुत प्रिसाइसली करना चाहिए। तो या लेडीज फिंगर, अगर आपके पास में तीनों क्वालिटीज हैं तो यू आर ए वेरी गुड सर्जन।
ग्रेट. सो माय नेक्स्ट रैपिड फायर फॉर यू इज लैप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी. आप पर्सनली क्या प्रेफर करेंगे? ऑलवेज लेप्रोस्कोपी, क्योंकि ये पेशेंट के लिए पेनलेस है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें बहुत रिकवरी फास्ट होती है. तो या ऑलवेज लेप्रोस्कोपी. माय नेक्स्ट रैपिड फायर फॉर यू इज पेशेंट्स का कोई एक ऐसा मिथ जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं और आप उसको तोड़ना चाहेंगे, जो लोगों के मन में एक कोई गलत चीज बैठी हुई है और कुछ ब्रेक करना है आज. मुझे सबसे पहले बताना है, जैसे बहुत कॉमन है सीजेरियन सेक्शन. यस. सीजर सेक्शन के टाइम पे फीमेल्स को ही लगता है कि हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया हमें दिया जाता है तो हमें पीठ में दर्द हमेशा रहता है, या रीढ़ की हड्डी में. रीढ़ की हड्डी में I दर्द also रहता है. heard. या तो ये बहुत बड़ा मिथ है. अगर आपको स्पाइनल प्रोसीजर एनेस्थीसिया का प्रोसीजर बहुत प्रिसाइसली अच्छे ढंग से हुआ है तो इसमें कभी दर्द नहीं होता है, क्योंकि द एनेस्थेटिस्ट टुडे लाइफ इज यूजिंग बहुत पतली वाली निडल्स. Okay. तो इट इज नॉट पेनफुल. या Okay. दिस इज द मिथ आई वांट टू ब्रेक. माय नेक्स्ट रैपिड फायर फॉर यू इज यूजुअली सर्जरी में लोग म्यूजिक चला के, मैंने देखा है पर्सनली कि अपनी सर्जरी करते हैं. तो पर्सनली व्हाट विल यू प्रेफर, कंप्लीट साइलेंस और म्यूजिक एंड ओटी? ऑलवेज म्यूजिक. म्यूजिक के साथ में जो सर्जन्स का जो स्ट्रेस होता है वो बहुत लाइट हो जाता है. ओके. आई लव किशोर कुमार म्यूजिक. मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है. मेरी सर्जरीज के टाइम पे हमेशा म्यूजिक चलता रहता है और मैं चाहता हूँ कि वो म्यूजिक पेशेंट को भी सुनाई दे, क्योंकि कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है. तो इसलिए म्यूजिक हमेशा अच्छी वाइब्स देता है. माय लास्ट रैपिड फायर फॉर यू इज एक कोई ऐसा सिम्टम जो पेशेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? आई गेस पेन एब्डोमेन एंड कॉन्स्टिपेशन. ओके. पेन एब्डोमेन है पेशेंट को और कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसे उसी टाइम एक अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए. एंड में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आप उन पेशेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो सर्जरी से डरते हैं और ट्रीटमेंट डिले करते हैं? एमबीबीएस करने में कितना टाइम लगा? 5.5 साल. 5.5 साल. एमएस में कितना टाइम लगा? 3 years. और उसके बाद में भी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं. तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में मैं पेशेंट्स को सबको इतना इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप टाइमली सर्जरीज करा लेंगे, अपनी जो बीमारियों को दिखा सकेंगे, तो इतना तो इंश्योर्ड है कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा. हम उस पर सर्जरी करेंगे तो हम उस पेशेंट को ठीक कर देंगे. और अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी पेशेंट को फेस करने पड़ेंगे. बिल्कुल. अगर वो ध्यान नहीं देंगे, वो टाइमली नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है कि छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन जाएगी. ट्रू. ये तो है. तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much, Dr. Nitesh sir, for sharing your wonderful experience, your knowledge and patient-friendly insights with us today. You are welcome. ये कन्वर्सेशंस हमें बताती हैं कि सही टाइम पर सही मेडिकल गाइडेंस लेना कितना इम्पोर्टेंट है. अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल द हॉट सीट शो. मैं हूँ डॉक्टर रवीना आहूजा, साइनिंग ऑफ, क्योंकि जब कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल होती हैं तो हेल्थ केयर भी बेटर होता है. धन्यवाद.